व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी IQ। कोड देखे कितनी शानदार है। ये चाणक्य जी के द्वारा है। जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, प्रतिस्पर्धा में जीतना तुम्हारे लिए असंभव बना रहेगा। इसको समझने के लिए बड़ा ही प्यारा सा आप लोगों को एग्जाम्पल अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर अभी जो 2016 के जो रिजल्ट आया है IAS का, UPSC का, तो उसमें अगर आप यहाँ पे मार्क्स को ध्यान से देखें, देखिए फर्स्ट रैंक है नंदिनी जी की, उनके जो टोटल मार्क्स हैं वो है 1120। ठीक है, इसके नीचे फिर सेकंड रैंक है, 15 नंबर का डिफरेंस है ओनली। इसके नीचे जो थर्ड रैंक है उसमें देखिए ओनली 4 नंबर का डिफरेंस है। और कई रैंक तो आपको ऐसी मिलेंगी, ये देखिए बिल्कुल इक्विवेलेंट, यहाँ पे देखिए बिल्कुल इक्विवेलेंट एक दूसरे के नंबर, यहाँ पे देखिए इन रैंक को देखिए। मतलब आप इससे समझ सकते हैं कि कितना प्रिसाइज इनका मतलब कंपटीशन चल रहा है। यहाँ पे एक एक दो दो मार्क, एक एक मार्क पे कई मतलब एक एक कई कई तो रैंक एक ही नंबर पे है, उनमें डिफरेंस ही नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा कंपटीशन है यहाँ पे। मतलब खुद देख लीजिए, टोटल 25 रैंक मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। इन 25 रैंक में आप लोग समझ सकते हैं कि कितना कम डिफरेंस है, कितने अच्छे से मतलब एक दूसरे में कंपटीशन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो जो यही यहाँ पे बात बोली गई है चाणक्य जी के द्वारा कि अगर आप ढंग से दौड़ोगे नहीं, अगर आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करोगे, अगर आपने जो डेली शेड्यूल बनाया उसको अच्छे से फॉलो नहीं करोगे, अगर वो बोलते हैं ना घर पे कि एक दिन में तो कहीं नहीं मास्टर बन जाओगे, वो एक एक दिन ही आप लोगों को कभी भी इग्नोर नहीं करना है अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है तो। ठीक है, यही इस कोट से हम लोगों को सीखने को मिलता है। कभी भी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीजों को इग्नोर नहीं करना है। जो एक बार प्लान बना लिया है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों को वर्क करना है। ओके, तो आज 5 जून है, देख लेते हैं हमको कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल डिस्कस करने हैं। और आज 5 जून है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी है। तो आप लोगों को जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है इस बार का, उसकी थीम बतानी है क्या है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कल जब फिर से डिस्कशन करेंगे हम लोग तो इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, और देखिए बहुत से बंदे क्वेश्चन पूछ रहे थे, देखिए संडे का जो होता है ऑफ रहता है। ठीक है ना, संडे में द हिंदू का डिस्कशन नहीं होता है, तो परेशान मत हुआ कीजिए, क्योंकि संडे में एडिटोरियल वगैरह भी नहीं आते हैं। और जो न्यूज रहती है वो भी ऐसी रहती है, इधर उधर की ज्यादा रहती है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं रहती है। और खासकर ट्राई किया करो संडे में जो कंप्लीट 6 जो डे का हम डिस्कशन करते हैं उसका रिवीजन करने की कोशिश किया करो। देखिए रिवीजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, पर लेकिन वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब समझ में आती है चीजें, जब एग्जाम आता है, आप अपना पैटर्न बना के रखने की कोशिश कीजिए एक रिवीजन का हमेशा। और कोशिश कीजिए जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पहले भी प्लान बनाया था किस तरीके से कीजिए, कि ये एक पैटर्न होता है 1 3, ठीक है ना, 7 14 और 30। देखिए ये साइंटिफिक नंबर है। यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई चीज आज पढ़ी है तो फिर उसका रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, पहले तो 24 घंटे के अंदर अंदर कीजिए, फिर 3 दिन के अंदर, फिर 7 दिन के अंदर, और फिर 14 दिन के अंदर, और फिर 30 दिन के अंदर। अगर आप इस तरीके से रिवीजन कर लेते हैं चीजों का तो फिर आप कभी भी मात नहीं खाओगे एग्जाम के टाइम पे, आपको कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए अपना एक प्रॉपर वे में रिवीजन करने की, जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको चीजों को। ठीक है, और दौड़ में बने रहो हमेशा के लिए। ओके, आइए आगे चलते हैं। देखिए स्टडी IQ के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पे कॉल कर पूछ सकते हैं, और कोई भी कोर्स इनसे रिलेटेड जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं खरीद सकते हैं। ओके, ये वाला फर्स्ट आर्टिकल GST से रिलेटेड है, अच्छे से देखेंगे GST होता क्या है, GST काउंसिल क्या होती है, फिर से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। जिस तरीके से एग्जाम भी आ रहे हैं तो अच्छा रहेगा रिवीजन करना, तो कंप्लीट आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। ये वाला आर्टिकल हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है अभी 4 कंट्री की विजिट पे गए हैं और फिर विजिट से वहां से वापस आए हैं, तो उसका एक एनालिसिस यहाँ पे दिया गया है। तो इस आर्टिकल को भी अच्छे से देखेंगे क्या क्या इंपैक्ट है। और आज की डेट में हम एक चौराहे पे खड़े हुए हैं, ये आर्टिकल में बोला गया है कि यहाँ से हम जैसे डिसाइड करेंगे किधर जाना है, वही हमारी फॉरेन पॉलिसी को एक डायरेक्शन देगा। क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की एक्टिविटी हो रही है, चाइना का जिस तरीके से रोल है, पाकिस्तान जिस तरीके से हमारा पड़ोसी है, और जिस तरीके से जो मैक्रोन चुन के आए अभी फ्रांस में, या फिर आगे इलेक्शन होने वाले हैं अभी एंजेला मार्केल के वहां पे जर्मनी में, तो उनसे सब चीजों से देखने को मिलेगा किस तरीके से किस डायरेक्शन में हमारी पॉलिसीज जाएंगी, तो उस पर फोकस दिया जाएगा। तो इस आर्टिकल को भी काफी अच्छे से देखेंगे। ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल, ये दोनों आर्टिकल जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो उसके बारे में इस वाले आर्टिकल में तो एनालिसिस दे रखा है, तो इस वाले आर्टिकल को अच्छे से देखेंगे। ये वाला आर्टिकल एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा है, इसमें सारी स्कीमों के बस नाम दे रखे हैं। हमने ये स्कीम स्टार्ट करी, हमने ये स्कीम स्टार्ट करी, मतलब दुनिया भर की जो स्कीम इन्होंने स्टार्ट की उनके नाम दे रखे हैं। ठीक है, उनके बारे में कोई ज्यादा डिटेल वगैरह नहीं है। तो ये आर्टिकल, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस आर्टिकल को दिखाया गया है मतलब कांग्रेस में क्या फेलियर है और हमारे क्या रहे, तो अपनी अपनी बढ़ाई की गई है यहाँ पे इनके द्वारा।
ये मंडे को आर्टिकल आता है जिसमें एडिटर के पास वो लेटर जाते हैं, उनका फिर रिप्लाई करते हैं। ये आर्टिकल अच्छा नहीं है। तो इन दोनों को, ये वाला आर्टिकल और ये वाले आर्टिकल में जो अभी ग्रोथ की बात हो रही थी, जो ग्रोथ हमारा डिक्लाइन हो गया है और जो ग्रोथ डिक्लाइन होकर आज की डेट में चाइना हमसे आगे निकल गया है, तो ये वाले आर्टिकल दोनों सिमिलर हैं। इस वाले आर्टिकल को कंबाइन करके इसके साथ में एनालिसिस करूंगा मैं, ठीक है। ये नीचे वाला आर्टिकल ये थोड़ा फिलोसफिकल हो गया, स्टार्टिंग में ठीक चला, मुझे लगा कुछ अच्छा होगा, पर लेकिन बाद में कुछ नहीं मिला इसमें पढ़ने के बाद में। ये वाला आर्टिकल तो बुक से रिलेटेड है थोड़ा सा, जिस तरीके से राइटर अपनी बुकें वगैरह लिखते हैं। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं फ्यूचर में तो इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को कुछ आइडिया मिलेगा हल्का फुल्का। और बाकी के आर्टिकल इसके बाद न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन हम लोग अच्छे से देखेंगे, ओके। ये वाला आर्टिकल जीएसटी से रिलेटेड है, जिसको हम गुड्स और सर्विस टैक्सेस भी बोलते हैं। ये वाला टैक्स जो होता है एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ठीक है, और इसके अलावा कौन से नंबर का बिल था। तो दोनों ही आप लोगों को बताना है। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ मैं आप लोगों को। एक साइड में तो होता है बिल, ठीक है, और दूसरी साइड में होता है एक्ट। तो बिल जो होता है, बिल आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। हमेशा बिल की वैल्यू जो आप लोगों को मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग जब आंसर देंगे इसका, तो यहाँ पे भी आप लोगों को बिल की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है उसकी वैल्यू जो मिलेगी आप लोगों को कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि बिल बहुत सारे आते हैं पर लेकिन पास नहीं हो पाते हैं, ठीक है। वो मतलब ये तो पास नहीं हो पाता है बहुत सारे रीजन की वजह से, तो मेजोरिटी नहीं है या फिर कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए बिल की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। और एक्ट क्या होता है, जब दोनों हाउस पास कर देते हैं उसको और फिर प्रेसिडेंट के उस पर सिग्नेचर हो जाते हैं, तो उसके बाद में जाके वो एक्ट बनता है, ठीक है ना। तो इन दोनों को आप लोग याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये बिल की वैल्यू अगर मान लीजिए आप लोगों को पता भी नहीं है, कहीं पे दोनों दे रखे हैं ऑप्शन में, तो आप लोग ये भी कम से कम कॉमन सेंस के हिसाब से, एक साइड में मान लीजिए बिल का नंबर दे रखा है, बिल का नंबर दीजिए यहाँ पे 40, ठीक है ना, और एक्ट का नंबर दे रखा है यहाँ पे, मतलब एक ऑप्शन में तो ये दे रखा है, एक्ट का नंबर दे रखा है यहाँ पे 35, ठीक है। बाकी सब में क्या कर रखा है, एक्ट का नंबर ज्यादा दे रखा है और बिल का नंबर कम दे रखा है। तो आप लोगों को अगर पता भी नहीं है तो फिर भी आप कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जो अमेंडमेंट है उसका नंबर और या फिर बिल का नंबर, तो दोनों में डिफरेंस रखने की कोशिश कीजिएगा। अमेंडमेंट हमेशा कम होंगे और बिल हमेशा ज्यादा होंगे, ओके। अब आर्टिकल को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आर्टिकल में जिक्र किया गया है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, तो टैक्स काउंसिल ने अपने फाइनल कर दिए हैं रेट। तो टैक्स काउंसिल क्या थी एक बार देख लेते हैं। ये जो काउंसिल चल रही थी, तो ये है जीएसटी की काउंसिल। इसको हम कई बार देख चुके हैं, रिवीजन करने के लिए काफी फायदेमंद है। चेयरमैन कौन है इसके? चेयरमैन इसके फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं। और इसमें जो कोरम है, ये 3-4 चीजें याद रखने की कोशिश कीजिएगा। एक तो चेयरमैन, दूसरा कोरम। कोरम जो होना है यहाँ पे 50% यहाँ पे मेंबर होने चाहिए, ठीक है, 50% मेंबर होने चाहिए, तब जाके इसकी मीटिंग स्टार्ट होगी, ओके। इसके अलावा देखिए जो मैक्सिमम जो वोटिंग है पावर, वो भी आप लोगों को याद रखनी है। तीसरे नंबर पे ये हो गई वोटिंग पावर, जो यूनियन की है, जो सेंटर की है 1/3 है, और जो यहाँ पे इसकी है स्टेट गवर्नमेंट की है वो 2/3 है। तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादा है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है किसकी पावर ज्यादा है यहाँ पे। और जो ईच डिसीजन है वो 3/4 मेंबर जब इसको अप्रूव करेंगे तब लिया जाएगा। तो ये 4 फैक्ट है आप लोगों को याद रखने हैं। चारों में डायरेक्ट अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, आपका एक तरीके से रिवीजन हो गया है यहाँ पे। यहाँ ओनली मैं रिवीजन पर्पज से बता रहा हूँ। अगर आपको ये डिटेल में देखनी है सारी चीजें, तो 20 तारीख का लेक्चर जो हमारा द हिंदू का डिस्कशन का है उसको देखिएगा, वहां से सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है मैंने, ठीक है। बार बार चीजें एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे आप लोगों का रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बस मैं कर रहा हूँ जल्दी। तो यहाँ पे देखिए सेंटर होगी, सेंटर जीएसटी हो गया, स्टेट जीएसटी हो गया, ड्यूअल जीएसटी हो गया, जिसको आईजीएसटी भी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। तो ये सेंटर के द्वारा और ये स्टेट के द्वारा, ये फिर उसके द्वारा रहेगा अगर कोई दो स्टेटों के बीच में मतलब कोई एक्टिविटी हो रही है, एक स्टेट से मान लीजिए कोई महाराष्ट्र से कोई चीजें जा रही हैं गुजरात में या फिर उत्तर प्रदेश में जा रही हैं, तो उनके बीच में जो टैक्स लगेगा तो उसके बारे में ये बात हो रही है। यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे देखिए जो आज की डेट का जो प्रेजेंट जीएसटी का सिस्टम है वो ये है। यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट चल रहा है उसके बेस पे अगर टैक्स लग रहा है तो 2310 बैठ रहा है यहाँ पे, और जबकि यहाँ पे कितना बैठ रहा है 2210, तो 100 रुपए का यहाँ पे मुनाफा हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन की थी उस टाइम पर। ये तीनों जीएसटी हैं, इनको भी याद रखिएगा। 3 तरीके की जीएसटी यहाँ पे आज की डेट में। इसमें सारे इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जितने भी इंक्लूड हो सके इंक्लूड करने की कोशिश की है। अब जोन से प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं लगा है वो हम अच्छे से देखेंगे, और किन किन प्रोडक्ट पे क्या क्या टैक्स लगा ये भी हम लोगों ने अच्छे से देखा था। जो आज की डेट में जो टैक्स रेट है 5% है, 12% है, 18% है और 28% है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रखा गया है ये यहाँ पे हमने देखा था, किस किस एरिया में क्या क्या प्रोडक्ट रखे गए हैं। टोटल जो आइटम है 1211 आइटम है टोटल। तो इन 1211 आइटम को ये इस तरीके से डिवाइड किया गया था कि 7% जो है कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, मतलब यहाँ पे 0 टैक्स है इनके ऊपर, ठीक है ना। तो टैक्स जो लगाया गया है, फिर यहाँ पे ये मतलब 14% पे ये एडिबल ऑयल पे वगैरह पे ये टैक्स लगाया गया है। इसी तरीके से 12% वगैरह हमने देखा था, 18%, 28%, और फिर हमने सेस भी देखा था, ठीक है ना। तो सेस भी देखा था हम लोगों ने, टैक्स लगाया जाता है
टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है लग्जरी या फिर सिन गुड्स के लिए, जैसे कि कोई मतलब जितने भी सिगरेट वगैरह, तंबाकू वगैरह जो सिन गुड्स होते हैं, हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर क्या टैक्स लगाया जाता है वो भी हम लोगों ने सारा देखा था। और इसके अलावा भी जो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं ये जो मतलब टैक्स के जो रेट है, और इसके अलावा जो यहाँ पे दे रखा है एडिबल ऑयल हो गया, कॉफी हो गया, कंप्यूटर वगैरह हो गया, ऑयल वगैरह, ये सारी चीजें, या फिर ये सॉरी। तो ये थोड़ा ओवरव्यू हो गया। 20 तारीख के लेक्चर में मैंने अच्छे से ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी आप लोगों को। ओके, अब आज का आर्टिकल देख लेते हैं। आज के आर्टिकल में क्या क्या चीजें एक्सप्लेन की गई है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अभी बोला गया है सबसे अच्छी बात, देखिए जो एक तरीके से मतलब सबसे हम लोगों ने देखा होगा नॉर्मली हमारे यहाँ पे एक चाल चलन रहता है, मतलब चाहे शादी हो कोई भी हो, एक तरीके से सोना और या फिर गोल्ड वगैरह में बहुत ज्यादा फोकस रहता है। डायमंड रिंग तो आज की डेट में ऐसा बन चुका है कि मतलब एक चाल चलन बन गया है, अगर डायमंड रिंग नहीं दी तो दूल्हे ने कुछ भी नहीं किया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है, तो हमारी कल्चर में इंक्लूड है ये, ठीक है ना। तो काउंसिल ने सेट किया है टैक्स रेट गोल्ड, सिल्वर और डायमंड पे, ठीक है ना, और एंड अदर ज्वेलरी, तो 3% का यहाँ पे किया है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। और 1 जून तो डेडलाइन है, जैसे कि जीएसटी आने की बात की गई थी कि 1 जून से जीएसटी आ जाएगा, तो इसी के बेस पे सारी काउंसिल मीटिंग हो रही है। और अभी हम लोग आगे भी देखेंगे, एक नेक्स्ट मीटिंग अभी होगी, नेक्स्ट मीटिंग हम लोगों को देखने को मिलेगी अभी जून में मिलेगी, 15 जून के लगभग डेट था यहाँ पे अभी, 1 मिनट, चलिए आगे देखने को जब भी मिलेगा दिखाऊंगा मैं। तो एक और मीटिंग होगी जो कि फाइनल मीटिंग होने को बोल रहा है, जिससे पहले 15 जून के लगभग वो मीटिंग होगी, जिससे कि 1 जुलाई से इसको इंप्लीमेंट अच्छे से किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा देखिए फुटवेयर जो इंडस्ट्री और रेडीमेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कपड़े वगैरह होते हैं उन पे 5% रखने की वो की गई है, जो 500 से नीचे का प्रोडक्ट है, ठीक है, और जो 1000 से नीचे का प्रोडक्ट है वो क्लोथ्स में उन पे 5% रखने की बात की गई है। इससे रिलेटेड आगे भी आर्टिकल आएगा, वहां देखेंगे फिर इसको अच्छे से, न्यूज एनालिसिस में आर्टिकल है। और देखिए टेक्सटाइल हो गया, लेदर हो गया, डायमंड हो गया, या फूड प्रोसेसिंग हो गया, ये एक अगर ढंग से देखा जाए, जैसे इकोनॉमिक सर्वे में हम लोगों ने देखा था, टेक्सटाइल जो है बहुत ही ज्यादा ह्यूज लेवल पे हमारे यहाँ पे मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। तो अगर इन पे ज्यादा एक तरीके से टैक्स लगेगा तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी मतलब इंपैक्ट डालेगा उसके ऊपर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात एक तो ये होती है, और जिस तरीके से हमने इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस की थी ये सारी चीजें, वहां पे क्या बोला गया था कि उसमें बोला गया था कि जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करती है, और इसका सबसे ज्यादा कंपटीशन भी आज की डेट में, जैसे बांग्लादेश के साथ में हो गया, वियतनाम के साथ में हो गया। तो आज की डेट में हम लोगों को देखने को मिल रहा था कि चाइना जो है काफी एरिया में, जैसे कि लेदर और फुटवेयर वाले एरिया हो गए उनमें से, या फिर टेक्सटाइल वाले एरिया में भी आज की डेट में मतलब अपनी जगह छोड़ रहा है, वो अपना पैटर्न जो है थोड़ा चेंज कर रहा है। तो अगर इंडिया चाहता है कि उस पैटर्न में घुसे, वहां पे जो जगह खाली हो रही है और कंपटीशन अच्छे लेवल पे करना चाहता है बांग्लादेश के साथ में या फिर वियतनाम के साथ में, तो क्या करना पड़ेगा, उसको अपना टैक्स लेवल भी एक अच्छा रखना पड़ेगा, मतलब एक ऐसा टैक्स लेवल रखना पड़ेगा जो कि रिलायबल हो, जिससे कि प्रोडक्ट खरीदे जा सके जनता के द्वारा। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी अच्छे से, ठीक है। तो इसीलिए इसको देखिए सारे जो सेक्टर होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी को एक ज्यादा बढ़ा दिया जाए, किसी को कम बढ़ा दिया जाए। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ करेंगे तो क्या होगा, वो एक तो कंपटीशन अंदर से मिलेगा हम लोगों को देखने को, और इसके अलावा इंटरनेशनल जो कंपटीशन है, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड एकदम घटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वही ट्रेड डेफिसिट वाली प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उन सब चीजों को देखते हुए भी हमको क्या करना है, एक अच्छे लेवल पे सारे जो टैक्स वगैरह है उनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और इसके अलावा जो रिपरकशन होते हैं, उसके एनोमलीज होती हैं, टैक्स के रिलेटेड जितनी भी विसंगतियां होती हैं, देखिए अगर उनको ढंग से मतलब सेटल डाउन नहीं किया जाएगा तो फिर वही बात है, कंपटीशन जो ग्लोबल मार्केट में है हम कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा देखिए एक बात और होती है जो कि आप लोगों ने काफी टाइम देखने को मिली होगी और उसके बारे में सुना भी होगा। देखिए हमारे यहाँ पे टैक्स जो टेररिज्म आप लोग बोल सकते हैं, या फिर टैक्स के रिलेटेड मतलब जो चुराने वाली एक्टिविटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। टैक्स कोई पे नहीं करना चाहता है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है हमारे यहाँ पे जो टैक्स है ना वो बहुत ज्यादा है। देखिए दो बात होती है, मैं आप लोगों को समझाऊंगा, 1 मिनट यहाँ पे आइए। देखिए दो तरीके होते हैं, एक तो टैक्स मान लीजिए, मतलब एक तो है टैक्स ये जो कि एक कम लेवल का टैक्स है। दो बातें लेके चलिए, यहाँ पे दोनों चीजों में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक ये कंट्री है ए और ये कंट्री है बी, ठीक है ना। ये ए कंट्री है, यहाँ पे क्या रहता है, टैक्स तो है, जो रेट टैक्स का रेट तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, पर लेकिन अगर कोई टैक्स पे नहीं करता है उसके ऊपर जो पनिशमेंट है वो बहुत कम है, ठीक है। दूसरी कंट्री है, यहाँ पे टैक्स का रेट तो बहुत कम है, ठीक है, यहाँ पे टैक्स का रेट वो है बहुत कम है, पर लेकिन जो पनिशमेंट है अगर कोई टैक्स पे नहीं कर रहा है उसके ऊपर वो बहुत ही ज्यादा है। तो अब आप ये बताइए कि कौन टैक्स ज्यादा पे करेगा, ए वाले कंट्री के सिटीजन ज्यादा टैक्स पे करेंगे या बी वाली के? सीधी सी बात है, बी वाली के ज्यादा टैक्स पे करेंगे। क्यों? क्योंकि टैक्स का रेट तो कम है, पर लेकिन अगर टैक्स पे नहीं करेंगे तो पनिशमेंट बहुत ज्यादा देना पड़ जाएगा, तो दुनिया भर का यहाँ पे पेनल्टी लग जाती है। तो हमारी कंट्री में ये वाला सिस्टम है,
यहाँ पे टैक्स के रेट बहुत ज्यादा हैं और अगर टैक्स पे नहीं कर रहा है कोई आदमी तो पनिशमेंट बहुत कम है। तो हमको क्या करना है, इसको किसी भी तरीके से सुधारना है। टैक्स रेट को कम करने की कोशिश की जानी चाहिए और पनिशमेंट को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि आदमी सोचे कि यार अगर टैक्स पे कर दे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू अगर पनिशमेंट भरना पड़ गया तो वो बहुत ही लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। इसको देखिए इधर, ये मेरी नजर ही नहीं पड़ी थी। डोनाल्ड ट्रंप जी ने जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल गए हैं, तो ये दिखाया गया कि कितना धुआं छोड़ रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं वर्ल्ड को। मतलब गजब के आदमी है यार ये भी। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, तो हर एक कंट्री को यही सब फॉलो करके चलते हैं। इसको अगर आप थोड़ा सा कोरिलेट करके चलें तो इसको सोलर पैनल से भी कोरिलेट करके चल सकते हैं। जब तक हमारे यहाँ पे सोलर पैनल की जो वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा थी, मतलब उनका रेट बहुत ज्यादा था, तब तक जो इसके द्वारा लाइट प्रोड्यूस की जाती थी वो भी बहुत ज्यादा महंगी हुआ करती थी। आज की डेट में सोलर पैनल की वैल्यू घटती जा रही है, लार्ज स्केल में करते जा रहे हैं, इसके ऊपर टैक्स वगैरह भी हटा दिए गए हैं जिससे कि ज्यादा प्रोड्यूस किया जाए। तो आज की डेट में जिससे लाइट प्रोड्यूस की जा रही है वो कोल से जो लाइट प्रोड्यूस की जा रही है उससे भी कम आ गई है। मतलब ये यहां तक भी इसका फायदा देखने को मिल रहा है। तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं कितना फायदा होता है अगर टैक्स को प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया जाए तो, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आप लोगों को याद रखना है। ये यहाँ पे गोल्ड की बात की गई है, गोल्ड और डायमंड के ऊपर भी एक मतलब इसी तरीके से देखा गया कि स्मगलिंग कम होगी अगर टैक्स को प्रॉपर वे में हैंडल करके चला जाएगा। और क्रिटिकल सेक्टर ये आप लोग देख सकते हैं, देखिए रियल एस्टेट हो गया, ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पेट्रोलियम हो गया और एल्कोहल हो गया। ये चारों आप लोगों को याद रखने हैं, ये चारों जीएसटी से बाहर हैं। आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि कौन सा जीएसटी के अंदर है और कौन सा नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा देखिए जो जीएसटी करंट फॉर्म में अगर देखा जाए, जब तक ये सारी चीजें जो कि एक लार्ज स्केल पे, इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिए कितना बड़ा सेक्टर है, या फिर पेट्रोलियम देख लीजिए, अल्कोहल देख लीजिए जिससे बहुत ज्यादा रिवेन्यू आता है, तो अगर इनको नहीं लाया जा रहा है तो वन टैक्स और वन नेशन वाली जो बात चल रही थी वो कहीं ना कहीं अभी दूर है हमसे, जिसके ऊपर हमारा फोकस चल रहा था कि वन टैक्स होना चाहिए वन कंट्री के अंदर। तो इसके अलावा देखिए कमल हसन जी ने भी बोला है, मतलब अगर देखिए कमल हसन जी थोड़ा गुस्सा हो गए, वो किस लिए हो गए हैं, देखिए 28% जो सिन टैक्स लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है सिनेमा के ऊपर, तो इन्होंने बोला है वो क्विट कर देंगे अगर इस तरीके का टैक्स लगाया जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा टैक्स हो जाता है। और ये टैक्स क्यों लगाया गया है, देखिए हमारी सिनेमा इंडस्ट्री जो है बहुत ही ह्यूज इंडस्ट्री है और बहुत ही ज्यादा कमाई होती है। जिस तरीके से आपने बाहुबली देखा होगा, लगभग 1500 करोड़ के करीब कमा गई, एक ऐसा रिकॉर्ड सेट कर दिया। तो देखिए जो 100 करोड़ 200 करोड़ तो मतलब वो बात होती थी, 1500 करोड़ तक आज की डेट में पहुंच जा रहा है। तो यहाँ पे टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया जिससे कि अच्छा खासा रिवेन्यू आ सके गवर्नमेंट के पास में। तो ये तो टैक्स तो लगा ले रहे हैं पर लेकिन वो तो बहुत ज्यादा सदमे में आ जाएंगे ना एक्टर वगैरह जो है, अगर इतना टैक्स लगा के चला जाएगा। तो इसीलिए कमल हसन और भी कई सारे एक्टर ने प्रोटेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी बात आप लोग अपने आंसर में लिख सकते हैं कि एक प्रॉपर वे का टैक्स होना चाहिए, ये नहीं कि एक अफरा तफरी वाला किसी भी तरीके का टैक्स लगा दिया जाए। तो ये इसी तरीके से इफेक्ट करेगा सिनेमा जो इंडस्ट्री है, तो उसको देख के चलना पड़ेगा। इसके अलावा फ्यू आइटम्स हैं जैसे कि लॉटरी वगैरह हो गया, अब तक इनको फाइनलाइज नहीं किया गया, ठीक है। ई वे बिलिंग हो गया, तो ये कुछ आइटम है जिनको अब तक फाइनलाइज नहीं किया गया है कि किस तरीके से इनको कहाँ पे रखना है। तो ये जो सॉरी यार ये 15 बोला था मैंने, 15 जून नहीं है, ये 11 जून है। तो 11 जून को फिर से मीटिंग होने वाली है काउंसिल की, तो वहां पे इन सबको भी ढंग से सेट किया जाएगा जिससे कि जो 1 जुलाई से है इसको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। तो ये बातें हम लोगों ने सारी देखी थी। और यहाँ पे आगे जिक्र किया गया जीएसटी नेटवर्क का, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। जीएसटी नेटवर्क एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉर्म किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें जो मैक्सिमम जो शेयर है वो गवर्नमेंट के नहीं है, गवर्नमेंट के उसमें ओनली इसमें 24% है। तो गवर्नमेंट की मनमानी नहीं चलेगी यहाँ पे, गवर्नमेंट की मनमानी नहीं चलेगी। अगर यहाँ से कुछ भी बात करनी है तो सबके साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ये मैक्सिमम प्राइवेट के हाथ में है, तो गवर्नमेंट के ओनली 24% शेयर है यहाँ पे। आप लोगों को याद रखना है, कभी मतलब क्वेश्चन आ जाए तो किसके ज्यादा शेयर है, तो इस तरीके क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, बैंकिंग में भी और प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। तो ये पूरा जो बिलिंग वगैरह जो है यहाँ पे तो मैनेज करेगा, सारे इनवॉइस वगैरह जो बिलिंग वगैरह सारे है, तो यहाँ से पता रहेगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेनी है जीएसटी से रिलेटेड वो यहाँ पर अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और जीएसटी देखिए टाइम अभी इसको ये बोला गया कि हफड़ा तफरी में इसको इंप्लीमेंट करने की ना सोची जाए। हम जैसे कि कोशिश कर रहे हैं कि 1 जुलाई से इंप्लीमेंट किया जाए और कुछ चीजें अभी पता ही नहीं है कहाँ पे रखा जाएगा। तो राइटर यही बोल रहे हैं कि देखिए अपना टाइम लीजिए, ठीक है ना, अच्छे से इंप्लीमेंट कीजिए। ये चीज ऐसी नहीं है कि बार बार इंप्लीमेंट हो रही है, ये एक बहुत ही बड़ा टैक्स रिफॉर्म है हमारी कंट्री में। अगर टैक्स की हिस्ट्री में देखा जाए तो अफरा तफरी में इंप्लीमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आराम से इंप्लीमेंट कीजिए जिससे कि सब चीजों को आराम से साथ में लेके चला जाए। ओके, देखिए इस आर्टिकल में भी कई सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी जर्मनी, रसिया, फ्रांस और स्पेन की यात्रा करके आए हैं, ठीक है। तो उसके बारे में ये आर्टिकल कंप्लीट डिस्कस किया गया है। तो देख लेते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या दे रखा है।
सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग में हम लोगों को देखेंगे कि जिस तरीके से हमारी जो प्राइम मिनिस्टर की है उनकी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो वो बात बोला जा रहा है कि जिस तरीके से आज की डेट में ग्लोबल में फ्लक्चुएशन आ रहा है, मतलब जिस तरीके से यहाँ पे जर्मनी में देख लीजिए, जर्मनी में एंजेला मार्केल जी हैं, उनकी और डोनाल्ड ट्रंप जी की लगभग आप लोग बोल सकते हैं लड़ाई हो गई है लगभग, मतलब समझने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि अभी G7 की मीटिंग हुई है, ठीक है, और नाटो की मीटिंग हुई है अभी, तो दोनों की मीटिंग आप लोगों को याद रखनी है। 43rd मीटिंग हुई है G7 की, ये कहाँ पे हुई है, ये सिसिलिस में हुई है, कहाँ पे, इटली में, ठीक है ना। तो सिली में हुई है, इटली में, तो इसका नाम याद रखना है, इसका तो नाम याद रखना हो या ना रखना हो, पर इटली जरूर याद रखना है, तो इटली में हुई है ये, ठीक है ना। दूसरी कहाँ पे हुई है, ये हुई है बेल्जियम में, दूसरी बेल्जियम में, ब्रसेल्स में, कहाँ, ये नाटो की है। तो दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गई है दोनों मीटिंग, तो इसलिए दोनों मीटिंग का नाम आप लोगों को याद रखने हैं। तो देखिए G7 में ये माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, उस पे कुछ ना कुछ डिसीजन निकल के आएगा, वो भी अच्छे वाला, फेवरेबल आएगा, पर लेकिन वो एकदम मुकर गए, ठीक है। इसके अलावा जो नाटो की मीटिंग में थी, वो बोल, ये देखने को आ रहा था कि वो सपोर्ट करेंगे चीजों को, पर यहाँ पे भी वो एकदम मुकर गए हैं। तो इससे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली बात निकल के आई एक तरीके से एंजेला मार्केल जी के लिए। तो उन्होंने बोला है कि अब नो लॉन्गर हम वेस्टर्न जो कंट्री है, एक तरीके से इसके बारे में उन्होंने इनडायरेक्ट वे में यूएसए के बारे में बोला है कि यूरोप आज की डेट में जो ट्रेडिशनल पार्टनर है, जो पुराना पार्टनर है, जिसके ऊपर डिपेंडेंट रहा करता था, अब उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यूरोप डिसअपॉइंट हो चुका है आज की डेट में, ट्रंप ने जो एक्टिविटी की है, खासकर इन दो मीटिंग में। तो आप लोगों को दोनों मीटिंग की कब हुई है, कहाँ पे हुई है, वो दोनों याद रखना है। ये अभी नई नई हुई है, 26 मई में हुई है, और ये 25 मई में, मतलब आसपास में हुई है दोनों। इसके अलावा देखिए यहाँ पे 3 फोल्ड ये चीजें बताई गई हैं कि जिस तरीके से चीजों को हैंडल किया जाना है। ये क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, कलेक्टिव डिफेंस मतलब कलेक्टिव डिफेंस एक्टिविटी सोच रहे थे कि यूएसए साथ में रहेगा, पर लेकिन वहां से वो हट गया। उन्होंने और तो और वार्न कर दिया यूरोप को कि ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, इसको सही करो, वरना मैं अपने एक्शन लेना स्टार्ट करूंगा, यहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया। तो एक ये एक्टिविटी होगी। इसके अलावा जो सब सोच रहे थे कि पेरिस एग्रीमेंट जो है क्लाइमेट से रिलेटेड, उसको फेवर करेगा, तो उससे निकल गया। तो तीनों जगह इनको मतलब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन देखने को मिली। ट्रंप का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर ये रूप सबको देखने को मिला। तो इससे एक अलग तरीके का फ्रस्ट्रेशन निकल के आया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पहले एक बार मैप भी देख लीजिए आप, थोड़ा सा मैप देख लीजिए। ये हो गया यहाँ पे स्पेन, तो ये हो गया पोर्चुगल, और ये हो गया फ्रांस, जहाँ पे मीटिंग अभी स्पेन गए हैं। इसके बाद में मतलब देखिए आ सकते हैं इस तरीके जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर खासकर विजिट कर रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा याद रखना है। इसके बाद फिर जर्मनी, ठीक है ना। तो तीनों देखिए एक दूसरे से कनेक्टेड है, तीनों का बॉर्डर यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड आप लोगों को दिख रहा होगा। तो याद रखिएगा थोड़ा, ये यूके हो गया, पोलैंड वगैरह, ये छोटी छोटी कंट्री, स्विट्जरलैंड। एक्चुअली उसमें गूगल मैप में आप लोग देखा कीजिए, इसके एटलस में चीजें आप लोगों को इतने क्लियरली नहीं दिखेगी। गूगल पे जाया कीजिए, और गूगल में जाके मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक मिनट। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे आपने गूगल खोल लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके कुछ भी लिख दिया, जैसे आपने वर्ल्ड मैप लिख दिया, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप को खोलिए, तो आपके पास में दो ऑप्शन आएंगे यहाँ पे हमेशा। एक तो आएगा इमेज के थ्रू, इमेज के थ्रू आप लोग जाके यहाँ पे कोई भी वर्ल्ड मैप देख सकते हैं, और दूसरा आएगा मैप के थ्रू, जो यहाँ पे मैप है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में ऑप्शन आएगा कि किस तरीके से आप किसी भी कंट्री को यहाँ पे जूम करके देख सकते हैं, जितना भी आप लोगों को देखना है। यहाँ पे देखिए किसी भी कंट्री को आप जिसको भी चाहे उसको जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये नीचे, इसको पहले इसको थोड़ा उसमें लेके जाइए, तो यहाँ से आप लोग ज्यादा बेटर तरीके से देख पाएंगे। अगर मान लीजिए आपको यूरोप भी देखना है, तो ये देखिए यूरोप यहाँ पे, तो यहाँ पे अब बिल्कुल क्लियरिटी में आप लोगों को कंट्री दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे, तो इस तरीके से देखा करें। यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल बाउंड्री भी दिख जाएगी। स्विट्जरलैंड देखिए यहाँ पे एक एक बाउंड्री दिख गई है, और थोड़ा जूम कर लीजिए अगर नहीं दिख रहा है स्विट्जरलैंड की बाउंड्री। तो इस तरीके से मैप को गूगल मैप में देखा कीजिए आप लोग, एज कम्पेयर टू एटलस में। ये सारे सी वगैरह आप लोगों को दिख जाएंगे, एक एक क्लियरिटी दिख जाएगी एक एक चीज की। आप लोग यहाँ पे इंग्लिश चैनल देख लीजिए, जो मैं आप लोगों से पहले भी क्वेश्चन पूछ सकूं। तो इस तरीके से आप लोग उसको जूम करके देखा करें। नीदरलैंड देख लीजिए, यहाँ पे बाउंड्री दिख जाएगी आप लोगों को किसके साथ में, बेल्जियम हो गया, इधर जर्मनी हो गया, डेनमार्क इधर रशिया में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी विजिट करने गए थे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे रशिया हो गया, आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। कैपिटल मॉस्को हो गई यहाँ पे। तो इस तरीके से जूम करके देखा करो चीजों को, तो सारी चीजें क्लियर वे में आप लोगों को दिखेगी। और ये वाला यहाँ पे मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को, ये टर्की का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला यूरोप में पड़ता है, और ये वाला एशिया में पड़ता है, टर्की, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। रशिया का है, रशिया का देखिए आधा पोर्शन जो पड़ता है वो यूरोप में पड़ता है, और आधा पोर्शन जो रशिया का बचाव पड़ गया वो कहाँ पड़ता है, वो एशिया में पड़ता है। तो ये कंट्री है जो डिवाइड होती है कई कई, मतलब उसमें ये यहाँ पे आइसलैंड हो गया। ओके, आइए अब आर्टिकल पे चलते हैं।
आर्टिकल में देखिए जैसे इन्होंने उसको धोखा दिया है, यूरोप को धोखा दिया है, उसी तरीके से इन्होंने इंडिया को भी धोखा दिया है। ठीक है, जिस तरीके से डोनाल्ड वो ओबामा जी की पॉलिसी चल रही थी, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी उसी तरीके से यहाँ पे अपोज हो गई है। मतलब पहले तो ये देखिए इन्होंने चाइना को बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोली कि वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा फिर चाइना जो है करेंसी मैनिपुलेटर है, अपनी करेंसी को डिक्रीज करता है, उसकी वजह से वहां पे अर्निंग ज्यादा होती है। तो बहुत सारे उन्होंने इल्जाम लगाए। आज की डेट में फिर चाइना को बोल रहे हैं मैं तुम्हारे साथ में मिलकर काम करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मोदी जी ने भी बोला कि जो एक तरीके से देखने को मिल रहा है कि जो एक वर्ल्ड ऑर्डर था जो कि यूएसए के पहरे में चलता था, वो कहीं ना कहीं लूज हो रहा है। टारगेट किया उन्होंने इंडियन प्रोफेशनल्स को, खासकर जो वीजा है वहां पे, ठीक है ना, H1B वीजा करके जो है, तो उसको रिलेटेड इन्होंने मतलब जो उस पे बैन लगा दिया, कई सारी ऐसी स्टेप्स लिए, मतलब डायरेक्ट इंडिया को हार्म कर रहे हैं। इसके अलावा अनदर जो कि सोचने वाली बात हो गई है, वो क्या हुई, पेरिस एग्रीमेंट है क्लाइमेट से रिलेटेड, उसमें तो सरासर इन्होंने चाइना और इंडिया के ऊपर बिल्कुल क्लेम कर दिया, बोला कि ये जो है इनफेयर है। ठीक है, ये काम कर रहे हैं, अपना कुछ भी इंप्रूव कर सकते हैं, अपने कोल ब्लॉक ये बढ़ा सकते हैं, एनवायरमेंट पे कितना भी इंपैक्ट डाल सकते हैं, इनके ऊपर कोई बैन नहीं लगाया जा रहा, हमारे ऊपर बैन लगाया जा रहा है। तो यहां तक इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया। तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि जो एक तरीके से इंडिया और जो यूएसए की एक जो रिलेशन निकल के आए थे ओबामा जी के टाइम पे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब अंधेरे में जाते हुए दिख रहे हैं, जिस तरीके की एक्टिविटी डोनाल्ड ट्रंप जी कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात यहाँ पे निकल के आ रही है। इसके अलावा देखिए मोदी जी की मीटिंग हुई है, इस पे जो मतलब जितने भी 4 कंट्री में गए हैं, तो सबके प्राइम मिनिस्टर के साथ में और जो जिसके यहाँ पे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के साथ में मीटिंग हुई है, तो वही यहाँ पे बता रहे हैं। तो एंजेला मार्केल जी जर्मनी की हो गई, और रशिया के पुतिन जी हो गए, व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ पे स्पेन के दे रखे हैं इन्होंने मैरियाना रजोए, ये यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हो गए। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के, जो अभी नए नए चुन के आए हैं, ये कौन हो गए, इमैनुअल मैक्रोन। तो इनका आप लोगों को कुछ के नाम याद अगर रख सकते हैं, हालांकि पूछे यूपीएससी में तो नहीं पूछे जाएंगे, पर खासकर एसएससी वगैरह बैंकिंग में पूछ लिए जाते हैं, तो इनके आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए और क्या बात है, मतलब इन्होंने बोला है कि अब हम खुद से ही रिलेशन करने की कोशिश करते हैं, यूएसए को साइड में रखो। तो जो मल्टीलेटरल इशू है उन पे खुद से फोकस करने की बात इन्होंने बोली है, खासकर इंक्लूडिंग टेरर से रिलेटेड जो एक्टिविटी है, ट्रेड से रिलेटेड और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड यहाँ पे भी बातें हम लोगों ने देखी थी कि यार अगर मान लीजिए ये तो निकल के चले गए हैं यहाँ से, ठीक है, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि सब इनके साथ साथ में निकल के चलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं थी। हालांकि जो इनको क्रिटिसाइज, सब कंट्री ने इनको क्रिटिसाइज करा है, कंट्री तो छोड़िए, इनके इंटरनल जो वहां पे रहने वाले हैं उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है। तो ये चीजें हम लोगों ने देखी थी। तो देखिए आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो एक अलग बात है, पर लेकिन ये इनका अच्छा स्टेप्स नहीं है। तो सब कंट्री अब सोच रही है कि उन पे ज्यादा थोड़ा सा बर्डन आ गया है। अब सारी कंट्री जिससे यूएसए से पैसा मिलता था वो नहीं आएगा वहां से, और इसके अलावा जो कि वो उनका भी पार्टिसिपेशन था, अब उस पर भी फोकस नहीं करेंगे, वो तो और ज्यादा बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। तो देखिए टैकल करके तो चलना ही पड़ेगा, ये थोड़ी ना अगर वो नहीं करेंगे तो सब कोई नहीं करेगा, तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा अब अच्छे से। और भी अब इसके अलावा देखिए जो ज्यादा फोकस देना पड़ेगा, इंडिया और यू के रिलेशन की बात चल रही है, जो एक बहुत ही ब्रॉड है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट की बात चल रही है, काफी दिनों से फ्री ट्रेड की बात चल रही है इंडिया और यूरोप के बीच में, यूरोपियन यूनियन के। तो अब यहाँ पे न्यू दिल्ली में इसकी समिट होने वाली है, तो उसमें देखिए क्या डिसीजन निकल के आएगा। तो ये तो एक अलग बात हो गई। इसके अलावा जो दूसरी बात चल रही है वो ये है, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो क्या है कि जिस तरीके से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर विजिट करके आ रहे हैं यूरोप के, उसी के साथ साथ बर्लिन गए, ब्रसेल्स गए, तो ये साथ साथ में जहां जहां इंडिया विजिट कर रहा है वहां वहां ये चाइना वाले भी विजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही देखने को मिल रहा है कि करंट आज की डेट में जो चाइना के साथ में टेंशन और खासकर जो यूरोप का रेस्पॉन्स है वो बीजिंग की तरफ को ज्यादा है एज कम्पेयर टू न्यू दिल्ली। ठीक है, एशिया में तो ये भी चीजें देखने को मिल रही है। तो टेंशन वैसे ही इंडिया और चाइना के बीच में है, तो हमको इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और यूरोपियन लीडर ने भी प्रेज किया है, जो जिनपिंग है वहां के, उनको प्रेज किया है कनेक्टिविटी के लिए, जो वन रोड वन बेल्ट वाली है, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो उन्होंने अपना कमिटमेंट दिखाया उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये भी बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो मोदी जी गए हैं मतलब सेंट पीटर्सबर्ग ये रशिया में, तो वहां पे भी उन्होंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के साथ में जो अपनी नई मीटिंग की है, तो उसके साथ में देखिए रिलेशन जो है इंडिया और रशिया के जो पहले थे आज की डेट में बहुत ही गलत हो चुके हैं, इतने अच्छे लेवल के नहीं रहे हैं, क्योंकि रशिया ने कभी भी पाकिस्तान के साथ में जो मतलब अपनी एक्सरसाइज वगैरह नहीं की है, और उनको कभी भी हथियार वगैरह नहीं बेचे थे अब तक, पर लेकिन अब देखिए वो ये स्टेप्स ले रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बात देखने को मिल रही है कि हमको इनके साथ में अच्छे रिलेशन बना के रखने पड़ेंगे। और अभी आने वाले टाइम में इसी वीक के अंदर क्या होने वाली है, एक संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आप अपोजिट टू नेटो समझ सकते हैं। जिस तरीके से नेटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वेस्टर्न कंट्रियों की, इसीलिए रशिया, चाइना और इंडिया मिलके, मतलब इंडिया इसमें मेंबर बनने जा रहा है, तो ये कोऑपरेशन बना रखा है इसने, तो नाटो के अपोजिट भी बोला जाता है इसको। तो ये भी देखने वाली बात होगी
कि किस तरीके से बैलेंस बना के इंडिया चलेगा। तो यही बात देखने को मिल रही है। देखिए जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप से अभी नरेंद्र मोदी जी जून में मिलने जा रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात क्या हो रही है देखने को कि आज की डेट में हम एक चौराहे पे खड़े हुए हैं, ठीक है। ऊपर जैसे मैंने इमेज डाली है, तो यहाँ से हम एक चौराहे टाइप पे खड़े हैं, चौराहे के यहाँ पे छराया हो गए तो मतलब एक ऐसी जगह खड़े हुए हैं, यहाँ से चाइना के साथ में कैसी पॉलिसी हमारी होनी चाहिए, पाकिस्तान को किस तरीके से टैकल करना है, यूएसए के साथ में क्या पॉलिसी है, रशिया को कैसे लेके चलना है, ग्लोबल के साथ में वर्ल्ड ट्रेड किस तरीके से चलना है, और हमारा खुद का इन्वेस्टमेंट किस तरीके से बढ़ाना है आप लोगों को। तो आज की डेट में बहुत ही क्रूशियल पॉइंट आप लोग इससे बोल सकते हैं। यहाँ से हम जिस तरीके से भी टर्न होंगे, यहाँ से डिसाइड होगा हमारा फ्यूचर किस तरीके से चलना है। तो हमको यही सजेशन दिया जा रहा है गवर्नमेंट को कि यहाँ से स्टेप्स ले, जो भी वो बहुत ही सोच समझ कर स्टेप ले, क्योंकि यूएसए और चाइना के रिलेशन कैसे चल रहे हैं वो देखने वाली बात आएगी, यूएसए और रशिया के कैसे रिलेशन चल रहे हैं वो देखने वाली बात आएगी। तो इन दोनों के जो कि हमारे बहुत ही बड़े एक तरीके से अच्छे पार्टनर है और खासकर पड़ोसी भी हैं, तो खासकर और पाकिस्तान भी इसको इंक्लूड कर लीजिए, तो हम लोगों को देख के काम करना पड़ेगा, खासकर जिस तरीके से अफगानिस्तान में प्रॉब्लम रहती है हमेशा, और ये आज की डेट में जो यूएसए है वहाँ पे इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, पर फिर भी इनडायरेक्ट वे में उसकी फोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं। तो वो सारी इशू हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो ये सारी बातें हैं कि किस तरीके से आगे फ्यूचर में ये टैकल करके चलेंगे इशू को। ओके, ये वाला आर्टिकल मोदी जी से रिलेटेड है। यहाँ पे ये आर्टिकल पुल्लाप्री बालकृष्णन जी के द्वारा लिखा गया है, ये एक प्रोफेसर है। तो यहाँ पे देखिए अभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसका बहुत ही धूमधाम का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। तो ये इसी को बोल रहे हैं कि जो धूमधाम का सेलिब्रेशन किया जा रहा है, ऐसा कुछ कहीं पे इकोनॉमी में देखने को नहीं मिल रहा है। वही है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हो रहे हैं। मतलब काम तो कहीं पे हो नहीं रहा है, और इतना उसको बढ़ा चढ़ा के बस हर साल आते ही ढिंडोरा पीटना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारे वर्ड राइटर के हैं, मेरे कोई वर्ड नहीं है इसमें। तो ये पूरा उसी तरीके से इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। देखिए मोदी फेस्ट बना दिया, इसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, 3 साल हो गए इनको, ठीक है। तो ये इसी के बारे में बोल रहे हैं कि जो इंटरेस्टिंग जो बात है वो कई सारी देखने को मिल रही है कि जब से मोदी जी स्टार्ट हुआ, मोदी जी ने अपना मतलब भाषण दिया स्टार्टिंग में, उन्होंने बोला कि मैं इंडिया को चेंज कर दूंगा, ट्रांसफॉर्म कर दूंगा और इसको मैन्युफैक्चरिंग हब बना दूंगा। उसके लिए इनका क्या निकल के आया, मेक इन इंडिया निकल के आया, ठीक है। पर लेकिन मेक इन इंडिया जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने इनको कंपेयर करके दिखाया, मेक इन इंडिया अगर आज की डेट में देखा जाए वो उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा है जिस तरीके से उसको देखा गया था, जिस तरीके से उसके बारे में सोचा गया था। एग्रीकल्चर के बारे में भी देख लिया जाए तो वो भी देखने को मिलता है उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। फार्म का साइज जिस तरीके से डिक्रीज होता जा रहा है आज की डेट में, जैसे आज की डेट में अगर भाई देख लीजिए 2-3 भाई हैं, अगर किसी 2-3 लड़कियां अगर किसी आदमी को, तो उसकी एग्रीकल्चर डिवाइड हो जाती है। तो छोटे छोटे खेत होते जा रहे हैं आज की डेट में सबके, ठीक है। इनकम जनरेशन जो है आज की डेट में, तो मैन्युफैक्चरिंग अगर एक एरिया ढंग से नहीं रहेगा तो इनकम जनरेशन की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर से वैसे ही लोगों का मन हटता जा रहा है। तो मेक इन इंडिया जिसका इन्होंने बिगुल बजाया था, आते ही इनिशिएट किया था कि ये सक्सेसफुल हो रहा है, और जिसके बारे में जिक्र करें तो क्या रियली सक्सेसफुल हो रहा है, तो इसके बारे में जिक्र किया है कि आज की डेट में अगर देखा जाए जो लास्ट कुछ मतलब टाइम में जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, उनकी परफॉर्मेंस अगर 2014 से देखी जाए तो वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं अगर 2003 और 8 की परफॉर्मेंस को देखा जाए। इसके अलावा भी अगर देखा जाए मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग का जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो उतने लेवल पे नहीं हो रहा है किसी भी एरिया में, ना ही इतना एक्सेलरेशन हो रहा है। फर्स्ट टाइम ग्रोथ देखने को मिल रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड, पर लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। जो ग्रोथ उस टाइम पे जो ग्रोथ था, ठीक है, वो लगभग 10% के करीब था, ठीक है, और जो कि यहाँ पे मैच ही नहीं कर रहा है जो कि जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ कहीं भी देख लीजिए, कोई भी उस लेवल में मैच नहीं कर रहा है जो कि यूपीए की गवर्नमेंट थी। इसके अलावा अगर किसी और एरिया को भी देखा जाए, मतलब यूपीए की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों में कंपेयर करके थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं। मेक इन इंडिया की बात करें, मेक इन इंडिया का तो राहुल गांधी ने हालांकि मजाक भी उड़ाया था यहाँ तक बोल के कि बब्बर शेर, कि ये देखिए बब्बर शेर बना रखा है जिसके अंदर चक्रियां घूमती रहती है, पता नहीं क्या बना रखा है, उसका गाना गाते रहते हैं मोदी जी। तो देखिए वो तो एक अलग बात है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि प्राइमरी और टर्सरी और सेकेंडरी इकोनॉमी। तो हमारा जो सेकेंडरी इकोनॉमी था कल परसों ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ये वाला मिसिंग था, तो खासकर ये इसको फिल करेगा। पर लेकिन जितना इसका ढिंडोरा पीटा जा रहा है उतना ये वर्क नहीं कर रहा है, ये बात यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं। इसके अलावा देखिए एक बात आप लोगों को बताता हूँ, यूपीए, ठीक है ना, जो यूपीए फर्स्ट था, तो यूपीए फर्स्ट था जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, तो वो बहुत ही अच्छा वर्क किया उन्होंने। और यूपीए सेकंड उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्कैम निकल के आए थे। तो ये बोल रहे हैं राइटर कि यूपीए फर्स्ट के साथ में मिलना तो दूसरी बात है, आप लोग यूपीए सेकंड के साथ में भी कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं अभी मेक इन इंडिया को लेके। तो मेक इन इंडिया कहाँ से अपने प्रोमिस फुलफिल कर रहा है। इसके अलावा ये बोला जा रहा है देखिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम हुआ है, और जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हुआ है तब गवर्नमेंट को आगे निकल के आना चाहिए था, एक प्रूडेंट अप्रोच लेके आनी चाहिए थी। वैसे तो बोल रहे हैं आपकी बिजनेस मतलब बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट बना रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं, पर लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घटता ही जा रहा है। इसके अलावा ये बोला है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर घट रहा था तो गवर्नमेंट को आगे आना था निकल के, अपना इन्वेस्टमेंट करना था, पर लेकिन ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिला, गवर्नमेंट आगे निकल के नहीं आई, ठीक है। और इसके अलावा देखिए अगर
3 साल में से 2 साल देखा जाए एग्रीकल्चर के ग्रोथ को भी, वो भी नेगेटिव में जा रहा है, वो भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में भी जिक्र किया गया, जैसे ये हम लोगों ने पहले भी देखा था Q3 और Q4 का हम लोगों ने, तो Q4 में कितनी सारी चीजें बिल्कुल नेगेटिव डायरेक्शन में पहुंच गई है। तो ये तो कहीं पे मतलब उसके साथ में मैच ही नहीं कर रहा है यूपीए के साथ में, जो आप ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मोदी फेस्ट बना रहे हैं, तो मोदी फेस्ट क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ ही नहीं है। ये एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट इतना ज्यादा करते हैं और काम बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही काम कम करते हैं, और वो ऊंची दुकान फीके पकवान वो वाला कॉन्सेप्ट ये बोल रहे हैं राइटर कि इस तरीके का देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इंपैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन की बात चल रही है। इंपैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन इन्होंने चिल्लाया खूब कि कोई हम क्या कर रहे हैं, टैक्स इवेजन के लिए, ब्लैक मनी के लिए, टेररिज्म करप्शन के लिए, उन सब चीजों के लिए कर रहे हैं। पर लेकिन इसकी वजह से जो इंपैक्ट देखने को मिल रहा था वो बहुत ही ह्यूज देखने को मिल रहा था। ये बातें बोल रहे थे सब कि बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, पर लेकिन इन्होंने बोला कुछ इंपैक्ट ही देखने को नहीं मिलेगा। पर लेकिन अब देखने को मिल रहा है, वो सीधा सीधा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इन्होंने बोला था कि हम डिजिटल इकोनॉमी बना देंगे। ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी बोलेंगे कि डिजिटल इकोनॉमी बनाने की बात चली थी, पर लेकिन कैश टू जीडीपी रेशियो देखा जाए, मतलब कितना कैश है किसी जीडीपी में। हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मैक्सिमम कैश के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसके अलावा बहुत ही और सारे फील्ड हैं, बहुत सारे जो कि अनऑर्गेनाइज है। अगर इसको कंपेयर किया जाए जापान के साथ में और स्विट्जरलैंड के साथ में, जो जापान में जो बोला गया वो 50% है, जो हायर देन इंडिया है। तो मतलब इंडिया के मतलब बहुत ही ज्यादा हायर देन इंडिया ना भी मानो तो इंडिया के कंपेयर का है। तो वहां पे क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जापान की इकोनॉमी ढंग से वर्क नहीं कर रही है, बैकवर्ड इकोनॉमी है, अच्छे लेवल पे वर्क कर रही है। तो ये जो फालतू का चिल्ला रहे हैं कि जो मतलब कैश वाली इकोनॉमी से इंपैक्ट पड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जापान को देख लीजिए, स्विट्जरलैंड को देख लीजिए, अच्छे लेवल पे वर्क कर रहा है, जबकि हमारी गवर्नमेंट इसको क्रिटिसाइज कर रही थी। ठीक है, और डीमोनेटाइजेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये देखने को मिली है, डीमोनेटाइजेशन से बोल रहे थे इतना पैसा रिटर्न आएगा, ये होगा वो होगा, पर लेकिन जितना ज्यादा और पैसा लग गया नोटों को छापने में, उतना तो इनको मुझे लगा है वापसी भी नहीं मिल रहा होगा। तो यही बोल रहे हैं उससे तो और ज्यादा लॉस हो गया, जिसका इनको आगे क्लियरिटी भी नहीं है माइंड में कि उस लॉस को कहां से रिटर्न करना है और किस तरीके से उसको कहां से रिकवर करना है, और किस तरीके से इनकी क्लियरिटी होनी चाहिए, किस तरीके से आगे उसको लेके चलना है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट को देखने को ही नहीं मिल रहा है, बस अपनी अपनी चीजें हाके जा रहे हैं। 3 साल हो गए उसको सेलिब्रेट कर ले हैं, तो वो चीजें देखने को मिल रही है बस गवर्नमेंट की, इसके अलावा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। चारों तरफ से नेगेटिव चीजें देखने को मिल रही है। इकोनॉमिक सर्वे की बात करें अगर, इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया कि इन्फ्लेशन, मतलब इकोनॉमिक सर्वे में भी ये चीज देखने को मिल रही है, इन्फ्लेशन डिक्रीज होना पहले ही स्टार्ट हो गया था जब तक तो मोदी गवर्नमेंट आई भी नहीं थी, और ये चिल्लाते रहते हैं। इसके अलावा और कई सारी बातें बोली गई हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखिए, जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट का एक तरीके से लक भी काम किया है। 2014 में क्या हुआ, ऑयल का प्राइस डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ऑयल का प्राइस डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ये इनके लक के ऊपर इनका लक बन गया, जिसकी वजह से वरना बहुत ही इतनी बुरी कंडीशन में जाते कि इनको लेने के देने पड़ जाते। जो आज के टाइम चिल्ला रहे हैं ना ग्रोथ हो गया, तो कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट में देख लीजिए, यूपीएससी में देख लीजिए, हर साल 100 वैकेंसी घटाते जा रहे हैं, किसी भी फील्ड में एम्प्लॉयमेंट में ले लीजिए, घटती जा रही है, चिल्लाते जा रहे हैं, हर जगह काम कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ये पूरा राइटर बोल रहा है पूरे अपने आर्टिकल में। और इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे भी यही चीजें बोल रहा है कि जो काम इन्होंने किया है वो कर रहे हैं, एक तरीके से सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, पर लेकिन चिल्ला ज्यादा रहे हैं, उतना नहीं चिल्लाना चाहिए इन लोगों को। ओके, और आज न्यूज एनालिसिस देख लेते हैं। तो सबसे पहले सबको कांग्रेचुलेशन, इंडिया जीत गई इंडिया जीत गई है, मतलब पटाखे छूट रहे थे रात को, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो देखिए मतलब खुशी किस तरीके से सेलिब्रेट की जाती है इंडिया और पाकिस्तान के मैच को। चलिए जो भी है, खुश रहो किसी भी तरीके से रहो, कोई भी रीजन हो। आगे देखिए, बहुत ही अच्छा न्यूज इसको बोल सकते हैं आप लोग, पेज फर्स्ट पे भी और पेज 10 पे भी है, वुमेन गेट कम बैक, मतलब युद्ध में अब वुमेन को भी आर्मी में इंक्लूड किया जाएगा। ये जो विपिन रावत जी जो है हमारे आर्मी चीफ, इन्होंने बोला है। ठीक है, इनको इंक्लूड किया जाएगा आर्मी में, मतलब उसके करने के लिए भी, तो जो जेंडर बैरियर था वो अब हट जाएगा आज की डेट में। और इन्होंने बोला है आई एम लुकिंग फॉर वुमेन एज ए जवान, तो जवान के तौर पे उनको देखने को मिलेगा। आज की डेट में देखिए, नर्स वगैरह या फिर वैसे या फिर कैंटीन में काम करने के लिए इस तरीके से वुमेन थी, पर लेकिन इतने लेवल पे वर्क नहीं कर रही थी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट सून, ये बोल रहे हैं। तो मिलिट्री पुलिसिंग में इनको फर्स्ट इंक्लूड किया जाएगा, जिससे कि मतलब एक तरीके से सोल्जर को किस तरीके से, मतलब मिलिट्री पुलिसिंग के लिए मतलब एक तरीके से सपोर्टिंग रोल में, लॉजिस्टिक में उस तरीके से, या फिर वार के टाइम में, पीस के टाइम में। तो स्टार्टिंग में वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे आगे इनको युद्ध में भी ले जाया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा मतलब आप लोग बोल सकते हैं देखने को मिलेगी बात, जिस तरीके से वुमेन को सेग्रीगेट किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, तो अब यहाँ पे भी एक अच्छा लेवल निकल के आएगा, जिससे कि एक वुमेन कंधे से कंधा मिला के चल सकेगी। और देखिए, एक वर्ड मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों को, सी ले लीजिए। ठीक है, इसके अलावा वुमेन ले लीजिए, इसके अलावा फीमेल ले लीजिए। ठीक है, अगर तीनों वर्ड को देखा जाए, सी में ही है, वुमेन में मैन है, और इसके अलावा फीमेल में मेल है, तो हर जगह हम पार्ट है यहाँ पे। ठीक है,
तो कहीं पे भी यार इनको कमजोर नहीं समझ सकते हम, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसी के मतलब हम मतलब कहीं ना कहीं मैं समझा बोलने का मतलब ये है कि कहीं पे भी अगर कहीं पे भी आपके देखिए घर में मतलब बहन है या फिर कोई मतलब वाइफ है, को काम करना चाहती है या फिर कोई भी उस तरीके से सपोर्ट करने की बात आए तो हमेशा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि 50% के लगभग पॉपुलेशन है। अगर 50% के पॉपुलेशन को हम साइड में रख देंगे तो हमारी कंट्री कैसे इंप्रूव कर पाएगी, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो सबको साथ में लेके चलना है, ओके। तो तभी हमारी कंट्री अच्छे लेवल पे वर्क करेगी। और आप लोग देख सकते हैं यूपीएससी भी इस बार भी 3 साल से लगभग लड़कियां टॉपर है यूपीएससी में, तो ये भी चीज देखने को मिल रही है। तो कहाँ पे कम है, तो हम लोगों को ये आंकना बंद कर देना चाहिए अब। तो 1000 हाउसेज मतलब लॉस्ट हो गए हैं रिवर इरोजन की वजह से। बैंक पे रिवर का नाम क्या है, रिवर का नाम है धारला रिवर, ठीक है। कूच बिहार वेस्ट बंगाल में पड़ती है ये, तो नाम याद रखेगा, वेस्ट बंगाल में रिवर पड़ती है। तो कुछ रिवर्स के जो न्यूज में रहती है उनका नाम याद रख लिया कीजिए आप लोग बस। इसके अलावा देखिए पेज 9 पर ये न्यूज है, पेज 9 पर ये न्यूज देखने को मिल रही है। यहाँ पे बोला गया है कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ईयर में कितना हो रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन दे रखा है, और शेयर जो है इसका रिन्यूएबल एनर्जी में कितना है। तो यहाँ पे चाइना का सबसे ज्यादा 25%, यूनाइटेड स्टेट का कितना है 14%, उसका इसका देखा जाए तो प्रोडक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया का कितना है 16%, 18%, 30 इसका है, 32% है। जर्मनी का तेरी ब्राजील अच्छा घटते हुए ऑर्डर में दे रखे हैं, सॉरी यार, ठीक है। मैंने सोचा ये देख लिया, तो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इतना है और ये परसेंटेज है, ठीक है। तो उसको कंफ्यूज मत होने, मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा, ओके। तो ये देखिए मतलब सबसे ज्यादा किसका आज की डेट में, ब्राजील का है, फिर कनाडा का है, फिर जर्मनी का है, चाइना का है, जापान का है, फ्रांस का है, रसिया का है और इंडिया का है 14%, ओके। तो ये थोड़ा याद रखिएगा डेटा, अगर आप लोग कहीं यूज कर सकते हैं तो इसको यूज कर लेना। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए पेज 11 पे न्यूज है, ये न्यू राइफल देने की बात चल रही है, ठीक है ना। ये इस तरीके की है यहाँ पे जो देखने की बात चल रही है। तो ये इसको जो इसका मतलब 7.62 mm की ये राइफल है। तो बात क्या चल रही है, आर्मी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है इतना, बाहर वाली कंट्री से जो ग्लोबल से ट्रेड कर रही है उसमें कंट्री ज्यादा अपना दिखा रही है। देखिए इसकी कुछ वो दे रखी है, ये सबसे आप लोगों को पहले तो यही याद रखना है किसके द्वारा डेवलप की गई है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा इंडिया में ही डेवलप की गई है। और जून में इसको बोला जा रहा है कि आर्मी लगभग इसको होल्ड करेगी। तो ये लगभग 300 राउंड फायर कर सकती है नॉन स्टॉप, ठीक है। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। और 6 क्या बोला गया इसके अलावा कि 6 महीने लग गए हैं, और ये क्या बोला है कि मतलब इतने किलोग्राम का वेट है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है यार, कुछ नहीं ज्यादा है। तो बस ये याद रखिएगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा राइफल बनाई जा रही है इंडिया में शामिल करने के लिए, इंडिया फोर्स के शामिल करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए आधार कार्ड, पेज नंबर लिखना भूल गया, चलिए लिख दूंगा मैं यहाँ पे बोला गया आधार कार्ड मस्ट फॉर क्रोशियन सब्सिडी अटल पेंशन योजना, इन सब के लिए आधार कार्ड की बात चल रही है। अटल पेंशन योजना के बारे में देख लेते हैं। आधार कार्ड तो आप लोग सभी जानते हैं। अटल पेंशन योजना की बात चली गई थी, ईयर याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके ऊपर, ठीक है। तो 18 से 40 के बीच में होना चाहिए आप लोगों को। 18 से 40 के बीच में अगर आप लोग 42 से 210 रुपए का प्रति माह पे करते हैं तो आप लोगों को पेंशन मिलेगी 60 की आयु के बाद में 1000 से 5000 के बीच में, ठीक है। तो ये है अटल पेंशन, कंप्लीट अटल पेंशन यही है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे इसका नाम डाला गया है। तो 1840 का नाम याद रखना है। मैक्सिमम जो एज है वो 40 है, मिनिमम 18 है। इसके अलावा 42 रुपए से 210 तक आप लोग पे कर सकते हैं इसमें। उसी के बेस पे जितना आप पे कर रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को पेंशन दी जाएगी सॉरी 1000 से 5000 के बीच में। देखिए पेज 13 पर न्यूज है, कॉमर्स मिनिस्ट्री का ये निकल के आ रहा है, फ्री ट्रेड पॉलिसी से, खासकर वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से निकल के आ रहा है। देखिए आज की डेट में क्या बातें चल रही हैं, जिस जब से एक तो ग्लोबल का जो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी निकल के आ रही है, सारी कंट्री अपने अपने ऊपर फोकस कर रही है, ठीक है। इसके अलावा सब जगह डिस्प्यूट चल रहे हैं ट्रेड से रिलेटेड या फिर ग्लोबल ट्रेड से रिलेटेड अलग अलग तरीके से। तो हमारा जो हमारा एक्सपोर्ट है, जो एक एस्टिमेशन लगाया जाता है एक्सपोर्ट का हमारा 900 बिलियन का लगाया जा रहा था, वो घट के लगभग 700 से 750 बिलियन हो गया। तो ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इसकी वजह से और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम निकल के आएगी। तो इन सब चीजों को सेटल डाउन करने के लिए फिर से अपना फोकस रिडिफाइन करने की बात कर रही है कॉमर्स मिनिस्ट्री, ओके। मिनिस्टर कौन है यहाँ पे, आंसर दीजिएगा। पेज 13 पे न्यूज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत खुश है, उन्होंने बोला है कि जो 5% का रेट रख दिया गया वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और एक सिनर्जी बनाएगा, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी लेके आएगा जो जीएसटी के थ्रू ही आया है। और इसके अलावा जो बोलते हैं वर्ड यूज किया जाता है ब्रांडेड जो वर्ड गुड्स यूज किया जाता है, गारमेंट्स यूज किए जाते हैं, शर्ट या पैंट, उसके ऊपर 12% के करीब टैक्स है। तो देखिए और कमी है, मतलब एक तरीके से यहाँ पे कमी रहेगा। अब इसको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है इंडस्ट्री को। और ये खासकर इकोनॉमिक सर्वे में आप लोगों को जो आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक सर्वे में, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी कि जो ये फोकस किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो मार्केट है उसमें अपना
मतलब पाव जमाया जा सके। पेज 13 पे न्यूज है, ये टेस्ला कंपनी है, इलोन मस्क जो है इसके मतलब चेयरपर्सन है, तो वो अपनी कार निकालने जा रहे हैं। तो ये ट्विटर पे लड़ाई चल गई है महिंद्रा जी के द्वारा और इलोन मस्क के द्वारा। तो देखिए इंडिया में जो इलेक्ट्रिक कार है ये वर्ल्ड में तो लेके आने वाले हैं, ये टेस्ला के जो मस्क हैं इलेक्ट्रिक कार इंडिया में जो बना रही है वो महिंद्रा बना रही है, तो आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार व्हीकल जो है ये E20 या E2 होगी शायद, ये E20 होगा शायद, चलिए चेक कर लूंगा इसको। E2 E20 E2 रख लीजिए अभी याद इसको, या ई विर्टो, तो इन दोनों के नाम याद रखना है। महिंद्रा के द्वारा मतलब ये बनाने की बात चल रही है, 6 बिलियन इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टेस्ला वहां पे लेके आने वाली है, यहाँ पे महिंद्रा लेके आने वाली है। देखिए ये मैंने क्वेश्चन पूछा था, मोरा साइक्लोन था वो जो अभी अफेक्ट कर रहा था बांग्लादेश, श्रीलंका, अंडमान निकोबार। इसके अलावा मैंने फ्रेश वाटर के बारे में पूछा था। देखिए जो टोटल वर्ल्ड में वाटर है उसका ओनली 2.5% फ्रेश वाटर है, ठीक है। फ्रेश वाटर फिर यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, जो फ्रेश वाटर है सरफेस पे जो वाटर है, उसके अलावा जो अंडरग्राउंड वाटर है, और उसके अलावा जो ग्लेशियर में वाटर है, तो सबसे ज्यादा ग्लेशियर में है, उसके बाद फिर अंडरग्राउंड वाटर है, और फिर सरफेस पे है। तो नाम याद रखना है ग्लेशियर में, जो ग्लेशियर आप लोगों ने मतलब ये नहीं होता है पहाड़ पर्वत पर जो बर्फ जमा रहता है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, अंटार्कटिका पे दिखाया था आप लोगों को, ग्रीनलैंड से रिलेटेड दिखाया था, वो सारा जो वहाँ पे बर्फ जमा रहता है, तो वो वाला सबसे ज्यादा है। अंडरग्राउंड वाटर ये है, और फिर सरफेस वाटर ये है। सरफेस वाटर में भी फिर लेक हो गया, ये ग्राउंड वाटर हो गया, तो ये सारा डिवाइड कर सकते हो। इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि इनको कौन कौन सा कहाँ पे कितना है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। और देखिए जो लेक्चर पसंद आया था लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए, और जो इसकी आप लोगों को पीडीएफ नीचे टेलीग्राम का लिंक है वहां पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।